हेलो फ्यूचर डॉक्टर। इन द लास्ट पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो कंपोनेंट है, वन इज आरईआर एंड एसईआर एंड देयर फंक्शंस। ओके, नाउ इस टॉपिक को सिक्वेंसली आगे बढ़ाने में इसी सीक्वेंस में आता है हमारा मोडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने मेन फंक्शंस तो देखी, जैसे लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे। लेकिन इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं कहीं पे अपने फंक्शन को या अपने वर्क को मॉडिफाइड भी करता है, यानी कि अपने आप को मॉडिफाइड भी करता है, और वही हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का ट्रेंड है नीट का वो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हमें थोड़ा सा कह सकते हैं एनसीईआरटी पे रिस्ट्रिक्टेड रहना है। सो मॉडिफिकेशन ऑफ ईआर में सबसे पहला आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सार्को वर्ड तो जानते ही होंगे, सार्को मीन्स मसल्स। ओके, तो ये सार्को मीन्स मसल्स। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि मसल्स में होते हैं, और मसल्स में स्पेशली कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। ओके, तो कार्डिक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप को मॉडिफाइड करता है, और वो वहां पे प्रोटीन या लिपिड सिंथेसिस नहीं बल्कि कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है। यानी कि वो क्या करता है, कैल्शियम स्टोर का फंक्शन करता है, यानी कि वो कैल्शियम स्टोर करता है। तो जैसे अगर आप मसल्स में ही देखो, कार्डिक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, इनकी मेन फंक्शन है कार्डिक और स्केलेटल मसल्स की कि ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मैकेनिज्म में कैल्शियम का बड़ा रोल है। इसलिए वहां पे ये अपने आप को मॉडिफाइड करके कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन कर रहा है। ओके, तो अगर हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें तो पहली बात, इट इज प्रेजेंट इन कार्डिक एंड skeletal muscles। ओके, तो ये कार्डिक और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी अगर हम नेक्स्ट करें तो इट स्टोर कैल्शियम। ये वहां पे क्या स्टोर करता है, कैल्शियम स्टोर करता है। ओके, नाउ कैल्शियम। थर्ड इज, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? ओके, आइदर आरईआर या एसईआर, तो ये एसईआर, यानी कि दिस इज द मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसईआर, यानी कि एसईआर ने अपने आप को मॉडिफाइड करके कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन एडॉप्ट किया, यानी कि इट इज एसईआर। ये क्या हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum. What is sarcoplasmic reticulum? It is modified form of endoplasmic reticulum जो कि हमारे कार्डिक और स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये वहां पे स्केलेटल और कार्डिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कैल्शियम की जो रोल होती है उससे उस कैल्शियम की जो रोल होती है, तो कैल्शियम स्टोरेज का काम करता है ताकि उसे कंटिन्यूअसली कैल्शियम सप्लाई मिल सके, राइट। और ये क्या है, ये स्पेशली एसईआर है। ओके, नाउ The another one is microsome. Then what is microsome? Actually ये माइक्रोसोम हमारे सेल में नेचुरली नहीं पाया जाता, मतलब हम नेचुरली कोई माइक्रोसोम नाम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं प्रेजेंट होती, बल्कि ये फ्रैगमेंट्स है। इट इज फ्रैगमेंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ईआर का फ्रैगमेंट है। ओके, अब ये ईआर का फ्रैगमेंट कैसे, तो जैसे अगर मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है और हमने टेस्ट ट्यूब में सेल को डाला और इसे सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग मींस बहुत हाई स्पीड में इसे हमने रोटेट किया। तो अगर बहुत हाई स्पीड में अगर हमने इसे घुमाया तो क्या होगा, जब हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगर में डालने के बाद ये सेल पहले टूटेंगे, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा और ये सेल टूटेंगे। तो सेल सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक करेगा, मतलब आप बहुत तेजी में इसको नचाओ एकदम बहुत फास्ट, तो ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटेंगे और फिर सेल के अंदर के सारे कंपोनेंट बाहर आ जाएंगे। नाउ फर्दर फिर अगर आप सेम इसको टूटे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सेल को अगर आप और भी ज्यादा सेंट्रीफ्यूग करते हो तो फिर सेल के इंटरनल कंपोनेंट यानी कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी ब्रेक होगा। अब ये भी जब ब्रेक होगा तो इसके अंदर जाहिर सी बात है जो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी ब्रेक होंगे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ब्रेक होंगे तो उनका ही जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी स्पेशली किसके, RER के। तो जो RER के फ्रेगमेंटेड पार्ट होंगे, चूंकि RER के जो फ्रेगमेंट होंगे उसके ऊपर तो राइबोसोम अटैच होगा ही, क्योंकि ग्रैन्युलर पार्ट तो रहता ही है। तो ये जो राइबोसोम के जो ये जो RER के फ्रेगमेंट आए, दिस फ्रेगमेंट इज माइक्रोसोम, दिस फ्रेगमेंट इज कॉल्ड माइक्रोसोम। और फिर इसका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो ये इट इज फ्रेगमेंट ऑफ ER, इट इज एक्चुअली RER। ये क्या है, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ओके, अब ये इसे ऐसा करते क्यों है माइक्रोसोम, क्यों, मतलब अगर सेल को बहुत फास्ट सेंट्रीफ्यूग करके, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर इसके अंदर से ये माइक्रोसोम्स हमने निकाला क्यों? एक्चुअली ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वी ऑलरेडी नो। और जब ये सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो हम इसके अंदर स्टडी तो कर सकते, बट अगर कोई बाहर में इसकी स्टडी करना चाहे, यानी कि सेल के बाहर, तो सेल के बाहर अब हम किसी टेस्ट ट्यूब में फिर इसे डाल के और प्रोटीन के सारे कंपोनेंट्स को डाल के और इस चीज की स्टडी कर सकते हैं कि आखिर ये राइबोसोम किस तरह से उन सारे कंपोनेंट से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस, अगर हम आर्टिफिशियली प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करनी चाहें तो इसमें ये माइक्रोसोम हमारे बड़े काम आता है। ओके, और इसी पर्पस के लिए माइक्रोसोम जनरली बनाया जाता है। तो कभी भी नेचुरली ये सेल के अंदर नहीं होता है, बट एक्चुअली जो हमारा RER है, RER का ही फ्रेगमेंटेड पार्ट है ये माइक्रोसोम, जिसके ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम भी। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं इट हेल्प्स इन विट्रो protein, it help in study of study of in vitro protein synthesis, in vitro protein synthesis, it helps in study of in vitro protein synthesis। तो अगर in vitro कहने का मतलब सेल के बाहर, तो सेल के बाहर अगर प्रोटीन की स्टडी करनी हो तो उसमें माइक्रोसोम हमारे बहुत काम आता है। तो इस तरह से हम देखें मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइक्रोसोम्स में। ओके, नाउ इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सेल? तो सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन क्या है, आइए इसे देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट क्या है? तो नेचुरली देखो, जैसे ये अगर सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर ये एक सेल है। अब सेल के अंदर हमने ऑलरेडी अभी देख रखा है कि जैसे ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से ही निकला हुआ इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है। अब ये जो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड और ये जाता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ओके, जैसे यहां से भी ये निकला और ये कहां तक जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ओके, अब जब ये खुद में ही इनफोल्डेड स्ट्रक्चर है तो काफी एरिया भी कंटेन कर रहा है। अब ये इनफोल्डेड स्ट्रक्चर एक तरह से अगर बाहर से मतलब एक्सटर्नली सेल के ऊपर किसी तरह का शॉक लगे तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर की भी तरह रोल प्ले कर रहा है, मतलब एक शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर बाहर से किसी भी तरह का झटका लगे जो कि सेल को डैमेज कर सकता है तो शॉक को एब्जॉर्ब भी करता है और एक तरह से एक स्ट्रक्चर या यूं कह लो कि एक शेप प्रोवाइड कराता है सेल को। तो इस तरह से ये मैकेनिकल सपोर्ट भी कर रहा है। कैसे मैकेनिकल सपोर्ट? तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फॉर्म हुआ और ये कंटिन्यू हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और चूंकि इनफोल्डिंग से तो शॉक एब्जॉर्बर की तरह रोल प्ले कर रहा है और साथ साथ सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करा रहा है। First is mechanical support. Now, second point is intracellular. Here, intracellular. Is intracellular transport. ये इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो वो वेसिकल्स थे। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं लास्ट लेक्चर की, तो ये जो हमारे लास्ट लेक्चर का डायग्राम है, ओके,
हमने इस डायग्राम में देखा था, मतलब इसमें देखा था कि ये जो हमारी है ये वेसाइकल है, ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसाइकल है। यहाँ पे ये एसईआर की वेसाइकल है और ये आरईआर की वेसाइकल है। और वेसाइकल में प्रोटीन भरा आरईआर ने, एसईआर ने लिपिड भरा, और भरने के बाद इसने इसे यहां से कैरी करते हुए ये गोल्जी बॉडी के सिस फेस तक लाए। इसने भी यहां से लिपिड कैरी करके गोल्जी बॉडी के सिस फेस तक लाया। तो कहीं ना कहीं एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ट्रांसफर कर रहा है ये लिपिड और प्रोटीन, तो ट्रांसपोर्टेशन का रोल इसने प्ले किया। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसाइकल भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंपोनेंट है, और इसने चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन किया। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेल के अंदर में अगर किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन? वेसाइकल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह, राइट। द नेक्स्ट इज सेल्युलर मेटाबॉलिज्म। चूंकि हमने देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो स्ट्रक्चर है वो काफी कॉम्पैक्ट है, यानी कि काफी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। और कंडेंस्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कम स्पेस में ज्यादा पार्ट, ओके। तो ये काफी कंडेंस्ड है और कम इसने स्पेस लिया और पार्ट इसके ज्यादा आ गए, ओके। और इस तरह से इसके ऊपर हमने ऑलरेडी देखा है जो आरईआर होता है, आरईआर इसके ऊपर ये ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आरईआर। अब आरईआर अगर स्पेस ज्यादा, मतलब कम स्पेस में अगर ये ज्यादा पार्ट है तो आरईआर भी ज्यादा होगा, राइट। जैसे एसफोर्स सिस्टर्नी ही ले लेते हैं, वो काफी, आप डायग्राम में भी देखोगे, काफी कॉम्पैक्ट है, काफी कंडेंस्ड है। अब ये ज्यादा कंडेंस्ड है तो इस ज्यादा कंडेंस्ड में ये जो आपके राइबोसोम्स हैं वो भी ज्यादा आएंगे। जब राइबोसोम ज्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगा, और वो जो प्रोटीन होता है वही एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स ज्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो इस तरह से इस पे प्रोटीन की सिंथेसिस रेगुलर होगी और बहुत ज्यादा होगी, और वो भी तो एक मेटाबॉलिज्म है, यानी कि वो प्रोटीन सिंथेसिस आल्सो है मेटाबॉलिज्म। तो कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल के मेटाबॉलिज्म, सेल्युलर मेटाबॉलिज्म में भी इसका बड़ा रोल है, ओके। एक तो ये एंजाइम्स बना रहा है, मतलब जो प्रोटीन बनेंगे वो एंजाइम्स का रोल प्ले कर रहे हैं, वो मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो वो भी वाया दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसके ऊपर कंटिन्यू प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज आल्सो ए मेटाबॉलिज्म, और ये भी क्या होगा? सेल्युलर मेटाबॉलिज्म, राइट। तो इस तरह से ये इसका थर्ड फंक्शन सेल्युलर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट अगर देखें प्रोटीन सिंथेसिस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि आरईआर प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। सिमिलरली लिपिड सिंथेसिस, एसईआर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस, ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, इट इज वेल नोन। नाउ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नीट ने से कई बार क्वेश्चन भी पूछा है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि जब सेल डिवीजन फेज में होता है तो उसकी एक फेज आती है जिस फेज में पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, ओके। और फिर उसी के बाद उसी सीक्वेंस में एक लास्ट फेज आती है टेलोफेज, जिसमें सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रिबिल्ट होते हैं, मतलब पूरी न्यूक्लियस बनती है। अब जो उस टाइम पे न्यूक्लियस बन रही होती है वो किससे बनती है? तो एक्चुअली वो जो न्यूक्लियस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट से ही बनती है। मींस जैसे अगर ये सेल है, लेट अस सपोज, ओके, तो सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस बनेगी किसी टाइम पे, अगर ये जो न्यूक्लियस बनेगी तो न्यूक्लियस भी जो बन रही है वो न्यूक्लियस, ओके, तो न्यूक्लियस भी जो बनती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट से ही बनती है। तो जैसे अगर ये न्यूक्लियस बन रही है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैगमेंट से ही बन रही है, ओके। तो इस तरह से एक बार नीट ने भी क्वेश्चन पूछा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन तो रही है, तो अगर क्वेश्चन है कि द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज थ्रू, तो वो आंसर तो हो जाएगा ईआर। लेकिन एक बार नीट ने चालाकी क्या कर दी थी कि उसने पूछ दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय, तो एक ऑप्शन में उन्होंने डाला था आरईआर, एक ऑप्शन में डाला था उन्होंने एसईआर, और फिर वैसे ही कोई थर्ड ऑप्शन था और फोर्थ था। तो इतना तो हमें क्लियर है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है वो ईआर के फ्रैगमेंट से हो रही है, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर इसमें भी बाइफॉर्केट कर दिया जाए कि आरईआर से या एसईआर से, किससे हो रही है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, और कई बच्चे कंफ्यूज भी किए थे कि आरईआर मारो या एसईआर। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, आपने भी डायग्राम में देखा, नहीं तो आप अपने एनसीईआरटी के भी डायग्राम में देख सकते हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ये किसका फ्रैगमेंट होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरईआर का फ्रैगमेंट होगा, ओके। तो राइट आंसर इज
RER। तो किसको जाएगा राइट आंसर? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लास्ट, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज। यानी कि बेसिकली अगर आप देखिए तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, तो मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं? अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थ्रोली अगर देखते हैं तो मेम्ब्रेन इन्हीं 3-4 कंपोनेंट से बने होते हैं, जिसमें होता है प्रोटीन, लिपिड्स, और बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड्स ही होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, अदर कुछ। तो जिसमें मेजर पार्ट है प्रोटीन और लिपिड्स का। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की RER वो प्रोटीन भी बनाता है और SER वो लिपिड बनाता है। तो जाहिर सी बात है जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के मेम्ब्रेन होंगे, खासकर मेम्ब्रेन उनके, क्योंकि उन्हीं से तो वो स्ट्रक्चर बना है, तो कहीं ना कहीं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर के जो प्रोटीन कंपोनेंट और लिपिड कंपोनेंट है वो बनेगा कहां से? वो तो ER से ही बनेगा, राइट? तो वो जो ER से बनेगा, तो इसीलिए ये जो लाइसोसोम है इसके मेम्ब्रेन या गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडी, सबके मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स है वो किससे बने हुए हैं? हमारे RER ने और SER ने मिलकर बनाए हैं, यानी कि ER ने ही बनाया है। इस तरह से हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी एंड माइक्रोबॉडीज, ये भी फंक्शन किसकी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। एंड नाउ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फंक्शन ऑफ ER इज डिटॉक्सिफिकेशन। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये स्पेशली SER करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होती है, दैट इज P450। ये P450 नाम की स्पेशल प्रोटीन, साइटोक्रोम, फुल साइटोक्रोम P450। तो ये जो साइटोक्रोम P450 है ये एक स्पेशल प्रोटीन है। हालांकि प्रोटीन है जो कि SER में प्रेजेंट होती है, बट चूंकि प्रोटीन है तो बनाएगा कौन? ऑब्वियसली RER। तो RER में इसकी फॉर्मेशन होती है, RER में इसकी फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन इन RER, बट RER ने फॉर्म किया, बट ये आती है कहां पे? आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होती है। और खासकर ये लिवर के सेल में, क्योंकि हमें पता है लिवर हमारा मेजर डिटॉक्सिक ऑर्गन, डिटॉक्स करने वाला ऑर्गन है, इसकी एक बड़ी फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, मींस टॉक्सिक सब्सटेंस को ये SER में जब जाता है तो ये साइटोक्रोम P450 इसे नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट करती है। यानी कि ये SER का एक बड़ा काम है या बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। और हमारे बॉडी में भी इसका बड़ा काम है, राइट? डिटॉक्सिफिकेशन जो कि कौन प्ले करता है? लिवर। तो स्पेशली लिवर सेल के SER में ये चीज प्रेजेंट होता है। ओके, तो इस तरह से ये हमारे सारे फंक्शंस फिनिश हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। नाउ इफ वी कंक्लूड दीज, the function of ER, that is, first is mechanical support. You have to remember always mechanical support. Second is intracellular transportation, which is from which is done by vesicle, especially vesicle of endoplasmic reticulum. Okay, next is cellular metabolism, how it is occur, you know. Second is protein synthesis, lipid synthesis, both are well known. Formation of nuclear membrane, formation of lysosome, Golgi body, microbodies, and the last, which is very important, is detoxification. So this is complete endoplasmic reticulum. And in next part and in next lecture, we will describe the next component of endomembrane system, that is Golgi body. So have a wait for the next lecture. Goodbye. Have a nice day.